सिडनी में फाइनली लगा कि इंडियन टीम जिस तरह से खेली उस तरह से इस सीरीज में एक्सपेक्टेशन थी उनसे। वहाँ पे रोको के बल्ले से भी रन आए। रोहित शर्मा ने तो पहले भी एडलेड में अपने जलवे दिखाए थे। तो फाइनली विराट कोहली के बैट से रन्स आए और दिखाया उन्होंने कि क्यों वो वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में अभी भी वर्ल्ड के सम ऑफ द टॉप बैटर्स में ही आते हैं। ऐसे में जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि इंडिया ने थोड़ा-सा अपनी बॉलिंग में पैनापन बेटर किया था। 8 पे हर्षित राणा को खिलाया था और 3 प्रॉपर बॉलर्स भी खिलाए थे उसके बाद। तो क्या हम अब टी20 सीरीज़ में फॉर्मेट देखेंगे? उससे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि शुभमन गिल ने कैप्टेंसी तो पा ली, पर उस हिसाब से व्हाइट बॉल में उनके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। ओडीआई सीरीज़ में काफ़ी डिसअपॉइंट किया। पूरी सीरीज़ में उन्होंने 43 रन स्कोर किए, 14 के एवरेज से। दिखने में अच्छे लगे पर बड़े स्कोर नहीं आए और अल्टीमेटली कुछ सालों बाद जब इन सीरीज़ को आप देखते हो तो आप उन्हें 3 फेलियर्स की तरह ही देखेंगे क्योंकि रन्स अल्टीमेटली नहीं थे। एशिया कप में भी वैसे बल्ले से रन नहीं आए जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने किया और जिस तरह से पिछले 1 साल में संजू सैमसन भी एज़ एन ओपनर चलते आए हैं। तो ऐसे में इस सीरीज़ में तलवार शुभमन गिल पे भी लटक रही होगी क्योंकि उन्हें ऑल कैप फॉर्मेट कैप्टन की तरह भी देखा जाता है। वाइस कैप्टन भी होंगे इस सीरीज़ में। तो क्या उनके पास अब कितनी लंबी रोप है उसका थोड़ा-सा हमें इस सीरीज़ से आइडिया लगेगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा और गिल ही ओपन करेंगे। 1 डाउन हमें स्काई दिखेंगे, 2 डाउन हमें तिलक वर्मा, नंबर 5 पे हमें संजू सैमसन, नंबर 6 पे दुबे, नंबर 7 पे अक्षर पटेल, नंबर 8 पे इंडिया वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला सकते हैं या जहाँ उन्होंने सिडनी में किया कि 8 पे वो हर्षित राणा को खिलाएं और उसके बाद 3 प्रॉपर बॉलर्स वो लेके आए जिनमें कुलदीप यादव हो सकते हैं या उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं और फिर आपके पास अर्शदीप और बुमराह ये पेसर्स हो सकते हैं। तो आपके पास 4 पेस बॉलिंग विकल्प होंगे जिसमें दुबे एक होंगे, हर्षित राणा एक होंगे, अर्शदीप होंगे और बुमराह होंगे और आपके पास स्पिन में भी अक्षर पटेल, कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती में से एक और आपके पास अभिषेक शर्मा भी होंगे। तो आपके पास भर-भर के ऑप्शंस हैं। तिलक वर्मा को भी बॉलिंग करनी आती है, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस का एक मतलब विकल्प बन जाता है, तो वो भी इंडिया कर सकती है। ऐसे में कैनबरा में पहला मैच है, वहाँ पे अच्छा स्कोरिंग रहता है। उसके बाद मेलबर्न है, बड़ा ग्राउंड है, स्क्वायर बाउंड्रीज़ बहुत बड़ी हैं। इंडिया का एक बहुत फेमस टी20 मैच पाकिस्तान के साथ वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे विराट कोहली की इनिंग्स सबको याद होगी। उसके बाद थर्ड मैच उसके बाद आगे होबार्ट में जाएगा, वो भी अच्छी बैटिंग विकेट है। फिर गोल्ड कोस्ट का जो नया स्टेडियम है, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ मैच है, वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा बॉलर्स को हेल्प रहेगी। तो ऐसे और उसके बाद लास्ट मैच ब्रिस्बेन गाबा, पेसी विकेट, बाउंसी विकेट, ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट पिचेज़ में से एक। तो ऐसे में जो 5 मैचेज़ हैं, बड़े इंटरेस्टिंग राउंड्स में होने वाला है। बड़े ग्राउंड्स हैं, ध्यान रखना चाहेंगे कि यहाँ पे स्पिनर्स को भी अच्छे से यूज़ करें और हिटर्स जो इंडिया के हैं, जो कि रिंकू सिंह हैं, दुबे हैं, मुझे नहीं लगता रिंकू सिंह को शायद प्लेइंग 11 में मौका मिले, पर दुबे जो हैं, वो अपनी हिटिंग एबिलिटी के साथ बाउंड्री क्लियर करने की कोशिश करके दिखाते रहें। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें एशेज़ के लिए भी प्लेयर्स को फिट रखना है। कमिंस फिर से बाहर है, हेज़लवुड भी सिर्फ 2 ही टी20 आईज़ खेलेंगे, एबट को भी सिर्फ 3 के लिए बुलाया गया है। ऐसे में जो उनके अंडर 19 के उभरते हुए स्टार हैं, बियर्डमैन, उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है। क्लूनले उसके अंदर जो कुनमैन हैं, वो वापस आएँगे, ज़ैम्पा हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा डिपेंड करने वाली है अपनी बैटिंग फायर पावर के ऊपर। हेड हैं, शॉट है वहाँ पे, मैक्सवेल भी बाद में इस सीरीज़ में एंटर करेंगे, इंजरी से वापस आ रहे हैं और आपको पता है वो एक रॉकस्टार हैं जब टी20 की बात होती है। स्टोइनिस ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं पर इस फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हैं। मिचेल मार्श उनके कप्तान हैं, मिच ओवन हो गए, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। बैटिंग मुझे लगता है उनके पास फायर पावर है जो इसे कहीं न कहीं इंडियन बॉलिंग को धराशायी करने की कैपेबिलिटी रखती है। बॉलिंग थोड़ी इनएक्सपीरियंस है, उसे इंडिया किस तरह से मैक्सिमाइज़ करता है वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेंगी। बुमराह उस हिसाब से जब से वापस आए इंजरी से उतने फिट नहीं लगे हैं, उतने पेनिट्रेटिव नहीं लगे हैं, पर मुझे लग रहा है बड़े बॉलर हैं। उन्हें अब अच्छा खासा गेम टाइम मिल चुका है। इस सीरीज़ में हमें शायद बुमराह ऑफ ओल्ड दिखेंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जब मैंने डिस्कस किया था कि क्या उनके साथ ऑफ लेट कंसर्न्स चल रहे हैं। तो ऐसे में इस सीरीज़ में फैन्स उम्मीद कर रहे होंगे कि हमें पुराने बुमराह देखने को मिलेंगे। और क्या-क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, मैचअप्स क्या हो सकते हैं। एडम ज़ैम्पा मुझे लगता है एक बहुत की मैचअप रहने वाले हैं, स्पेशली अगेंस्ट स्काई एंड तिलक वर्मा इन द मिडल क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं इंडिया के ऊपर हमेशा एक छाप छोड़ी है। इवन इस सीरीज़ में भी देखा जाए तो एडिलेड में उन्होंने मिडल ओवर्स में आके अय्यर को पहले आउट किया, फिर एक बहुत प्यारी फ्लिपर पे केएल राहुल को बोल्ड किया और उसके बाद
इवन अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी को एक ओवर में आउट करके इंडिया की पूरी कमर तोड़ के रख दी थी। तो इंडिया के अगेंस्ट उनका फैंटाबुलस रिकॉर्ड है, जैसे कि अश्विन भाई ने भी अपनी वीडियो में बोला। तो ऐसे में उन्हें इंडिया मिडल ओवर्स में कैसे खेलता है और लार्ज ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑफ लेट हमने देखा है कि हम थोड़ा बहुत मिडल ओवर्स में स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। स्टार्ट अभिषेक शर्मा ने हमेशा बहुत एग्रेसिव दिए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने आके स्टार्टिंग से मारने की कोशिश की है। रिलेटिवली एशियन ग्राउंड से कंपैरिजन में ये बड़ा ग्राउंड है और इतना उन्हें इन कंडीशंस में खेलने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो वर्ल्ड के नंबर 1 टी20 बैटर हैं और हमने खुद देखा है कि उनका लास्ट 1-2 साल में जो एवोल्यूशन है वो नेक्स्ट लेवल का हो चुका है। ऐसे में अभिषेक शर्मा इन बाउंसी ट्रैक्स पे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट भी उनके पास अच्छे शॉट्स हैं, किस तरह से बनाते हैं वो बहुत मैटर करेगा। अपर कट खेलते हैं, पुल शॉट खेलते हैं, तो मुझे लगता है ही विल एन्जॉय बैटिंग हियर। एंड बड़े ग्राउंड्स नो डाउट थोड़ा चैलेंज होगा, उनके लिए क्लियर करना इतना ईज़ी नहीं है। बट हाँ, इंडिया चाहेगा वो लंबा खेले, क्योंकि जब स्पिन इंट्रोड्यूस होती है, तो वो उसके भी बहुत बहुत ही एग्रेसिव और आई थिंक काफ़ी कॉम्पिटिटिव और कंप्लीट बैटर हैं, तो वो एस्पेक्ट को भी वो आगे चला सकते हैं। हमने एशिया कप में क्लियरली देखा था कि अभिषेक शर्मा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब लंबी इनिंग्स खेल रहे थे, तो इंडिया अच्छा स्कोर करता था, नहीं तो इंडिया कहीं न कहीं एक मिडलिंग टोटल में फँस रहा था। तो ऐसे में बाकी बैटिंग यूनिट को भी थोड़ा इवॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कुलदीप यादव एशिया कप के चैंपियन थे, सबसे अमेजिंग उनका वहाँ पे स्पेल गया। सिडनी में समहाउ लगा कि पहले स्पेल में थोड़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, जब वापस आए तो वो कंट्रोल आया, सब आया। ऐसे में क्या इंडिया कुलदीप के साथ जाता है या वरुण चक्रवर्ती को वो प्रेफ़रेंस देते हैं, ये भी देखने लायक होगा। वरुण एशिया कप में कंटेन करते दिखे, पर कहीं न कहीं लगा कि उनकी थोड़ी-सी विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी पहले से हैम्पर हुई है। तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं? बुमराह अपने 100 विकेट से सिर्फ 4 विकेट दूर हैं। अर्शदीप भी आपको पता है कि टी20 के इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो ऐसे में उन दोनों को फिट करने के चक्कर में, और अगर हम चाहते हैं कि हर्षद राणा को भी खिलाया जाए, जिस तरह से उन्होंने कहानी दिखाई और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचेस खेले और हर मैच में अपने आप को इम्प्रूव करते हुए दिखाया है, तो वो अगर फिट करने जा रहे हैं, तो क्या इस टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह बनेगी, नहीं बनेगी, वो भी देखने लायक होगा। नो डाउट जब लास्ट टाइम 2020 में इंडिया यहाँ पे आई थी, तो वॉशिंगटन सुंदर ने तब भी काफ़ी स्मार्टली बॉल किया था और इस पूरी सीरीज़ में भी, ओडीआई सीरीज़ में एज़ अ बॉलर इंडिया की तरफ से सबसे अच्छे कंट्रोल वाले बॉलर लगे। बहुत ज़्यादा सरफेस से हेल्प नहीं मिलती, पर जो उन्हें ड्रिफ्ट मिलती है और जस्ट स्मार्टली वो पेस को वेरी करते हैं और स्टंप्स को अटैक करते रहते हैं, वो एक काफ़ी इवॉल्व्ड स्पिनर का मतलब एक निशानी दिखती है। उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंडिया के लिए मैच पलटा था, मैनचेस्टर में एक बार मैच में इंडिया की थोड़ी-सी वापसी करवाई थी। तो एज़ अ स्पिनर आई थिंक ही हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट और जिस तरह से उन्होंने ओडीआई में किया, उन्हें भी बाहर बिठाना इतना आसान नहीं होगा। तो गुड हेडेक्स फॉर इंडियन टीम एज़ फार एज़ ओवरऑल सिलेक्शन इज़ कंसर्न्ड। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चीज़ें काफ़ी सही हैं एज़ फार एज़ सीरीज़ इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि ओडीआई में उनका फाइनली 3 सीरीज़ हारने के बाद घर में वापसी हुई है। सिर्फ़ डिपेंड ये करेगा कि ऑस्ट्रेलिया फ़ोकस्ड कितना है इस सीरीज़ को लेके। क्योंकि वहाँ पे हमें ये देखना है कि उनके लिए अब एशेज़ में प्लेयर्स को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। हेज़लवुड को बाहर निकाल देना 2 मैचेज़ के बाद, कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, क्लियरली दिखाता है कि वो अपनी जो पेस बैटरी है, उसे एशेज़ के लिए प्रिज़र्व करना चाहते हैं। चाहते नहीं कि उन्हें कहीं भी किसी एंगल से इंजरी का सामना करना पड़े। तो ऐसे में नेथन एलिस हो गए, ज़ेवियर बार्टलेट हो गए, इन सब पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा कि वो कितना स्टेप अप कर पाते हैं। और जो बियर्डमैन है, अंडर 19 में उनके जलवे देखने को मिले थे कि वो भी इस एक्सप्लोसिव इंडियन बैटिंग के अगेंस्ट अपने आप को किस तरह से स्टेप अप कर पाते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आई थिंक ऑल इन ऑल एक अच्छी सीरीज़ है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि शायद इंडिया 3-2 से इसमें ज़्यादा फ़ेवर करता है। ओडीआई में जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, तो चैट जीपीटी ने 2-1 इन द फ़ेवर ऑफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही बोला था। अभी उन्होंने 4-1 इन द फ़ेवर ऑफ इंडिया बोला है। 4-1 मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 3-2 इन फ़ेवर ऑफ इंडिया स्टिल कैन बी अ गुड स्कोर लाइन। अगर फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया खेलती, चीज़ें अलग होती, but considering the fact that Australia is doing lot of rotation in this 5 match series just to preserve their core for the upcoming Ashes, इसलिए कहीं न कहीं इंडिया के लिए चांस है, क्योंकि इंडिया मोर और लेस अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जा रही है। सिर्फ एक हार्दिक पांड्या एक मेजर ओमिशन होंगे, जो कि इंजरी के चलते इस टूर पे नहीं आ पाए हैं। तो आपका इस
सीरीज़ को लेके क्या कहना है? आप ओडिया सीरीज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं? उन्हें प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पक्का से शेयर करें। कोशिश होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स पढ़े जाएँ, उन्हें कहीं न कहीं शो में, कहीं न कहीं किसी और चीज़ में हम डिस्कस करें। पर एज़ अ कंटेंट क्रिएटर वी आल्सो इवॉल्व एंड ओपिनियंस जैसे-जैसे हम आगे जाते हैं, बनते रहते हैं। तो बने रहें चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।